हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आप इस एग्जाम की तैयारी करने के लायक हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि हम आज टॉप 10 क्वालिटीज डिस्कस करेंगे एस्पिरेंट्स के पास जो होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास इनसे ज्यादा क्वालिटीज हो और बेशक होनी भी चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर भी लगे कि हाँ ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर थोड़ी सी कम है तो उसको जरूर से आप सुधारने की कोशिश करना, क्योंकि आपका ये सुधार आपको एग्जाम के और पास लेके जाएगा और क्लियर करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। आप लोग बोलोगे कि ये तो मेरे पास है, कूट कूट के भरा है मेरे अंदर ऑनेस्टी। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने आप को झूठी दिलासा देते हैं। जैसे कि किसी टेस्ट में नंबर कम आया है, हमें पता है कि नंबर क्यों कम आया है, ना ही हम उसके लिए मेहनत करते हैं और ना ही हम उसके लिए कुछ भी इफर्ट करेंगे, लेकिन लोगों को बताने के लिए हम कुछ ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करते हैं कि अरे इस वाले टेस्ट में तो मेरा तबीयत खराब हो गया था ना, इसीलिए ये नंबर कम आया। अंदर अंदर ये बात आती है कि अरे तबीयत नहीं खराब था, पढ़ाई नहीं की थी इसलिए नंबर कम आया, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया था। लेकिन वो हम ना खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार सबसे सीरियस ट्रबल क्या होता है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपने अपने घर परिवार वालों से कुछ एक झूठी बातें बोल दी। अब रिश्तेदार वाले भी पूछते हैं, आपने उनसे भी झूठ बोल दिया। अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपकी कमी है, लेकिन सामने वाले को आप अपने बेहतर रूप में दिखाना चाहते हो। मे बी उसके पीछे एक अलग जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप भी उस झूठ में बिलीव करने लगते हो कि सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था, जबकि शुरुआत में आपको पता था कि आपकी गलती है। तो ऐसे झूठ से बचो। ऐसी जो एक फॉल्स क्रिएशन आप लोग करते हो, अगर आप लोग करते हो तो उससे जरूर बचना। यहां पर थॉमस जेफरसन का एक कोट है कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। तो डेफिनेटली अगर आपको विजडम चाहिए, बिना विजडम के तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपने आप से ऑनेस्ट बनना सीखो। दूसरों से तो अपने आप ऑनेस्ट हो जाओगे और आपके अंदर ऑनेस्टी रहेगी तो ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए वो है इनक्विजिटिवनेस। इसका सिंपल शब्दों में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब होता है जिज्ञासा। आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए। अगर आप क्यूरियस नहीं हो, आप डीपर डिग नहीं करते हो किसी भी टॉपिक के लिए, तो हो सकता है कि जो आपकी ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फ्रेम हो रही हो वो सफिशिएंट ना हो इस एग्जाम के लिए। इंफॉर्मेशन का फ्लो आजकल चारों डायरेक्शन से आता है। सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी सबकी बातें मिलाकर भी वो आपके लिए पूरी बातें नहीं होती हैं। और वो तभी पूरी होंगी जब आप उसमें थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हो। रिसर्च करने के लिए बहुत दूर दराज के गांव में नहीं जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको गूगल बाबा का सहारा लेना पड़ता है। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, आप विकिपीडिया से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर एक रैंडम सर्च करके कहीं पे कुछ भी उसके बारे में पढ़ सकते हो। ये आपके ओपिनियन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि वो टॉपिक चूंकि आपने रिसर्च किया है, आपने एक्स्ट्रा 5 मिनट उसमें दिए हैं, तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको याद रहेगा। और जो ओपिनियन बेस आप उस पर रखोगे अपना, वो आपका ओपिनियन होगा। और चूंकि आपने अपना ओपिनियन रिसर्च करके बनाया है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसीलिए ये जिज्ञासा ही है जो कि आपको इस एग्जाम में थोड़ा और अंदर लेके जाता है, इस एग्जाम की थोड़ी डीपर तैयारी करता है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए उसका नाम है ग्रास्पिंग पावर। ग्रास्पिंग पावर का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको आप जितना जल्दी हो सके आत्मसात कर लो, समझ लो। उसको अगर नोट्स बनाना है या फिर उसको फाइनल करने का मतलब है कि आप उसको फाइनल डन कर दो कि नहीं अभी ये टॉपिक कंप्लीट है मेरा। ये होता है ग्रास्पिंग पावर। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ग्रास्पिंग पावर वीक होती है। एक्चुअल में ग्रास्पिंग पावर का अल्टीमेट सोर्स होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कैसे ला सकते हो आप, उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मेडिटेशन कर सकते हो आप, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि बॉडी के कुछ अंदर के जो सिस्टम है, मान लो न्यूरॉन्स हैं, वो आपके मेमोरी को शार्प करते हैं। जितना ज़्यादा उसके अंदर आप एनर्जी दोगे, वो उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, लॉन्गर मेमोरी में आपके लिए वो चीज़ों को संभाल के रखेंगे। तो ग्रास्पिंग पावर तेज कैसे हो सकती है? आपके कंसंट्रेशन से। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा बट वो समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा फिर भी नहीं समझ में आया, तिबारा पढ़ा फिर भी नहीं समझ में आया, आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता होता है कि इस टाइम मेरा मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो ग्रास्पिंग पावर कैसे आएगी? इसीलिए फोकस करो कि जब भी पढ़ो तो आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, कंसंट्रेशन का लेवल काफी बढ़िया हो, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हो उसको कम टाइम में आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है रीड रीड एंड रीड। यहाँ पर एडा लवलेस की बहुत बढ़िया एक लाइन लिखी हुई है कि द मोर आई स्टडी
द मोर इनसैटिएबल डू आई फील माई जीनियस फॉर इट टू बी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जानकारी मुझे होता जाता है, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, तो एक थ्रस्ट है जो कि कभी खत्म नहीं होती है जीनियस होने की, समझदार होने की, वो और बढ़ती जाती है। मतलब कि जितना आप पढ़ोगे उतने समझदार बनोगे, सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप केवल और केवल अपने सिलेबस की स्टडी करो। आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब कि आप कोई भी अच्छी नॉवेल पढ़ सकते हो। डेफ़िनेटली मतलब गलत डायरेक्शन में आपको जाके कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसी चीज़ें पढ़ना है जो कि आपको मोटिवेट करे, जो कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे अपने प्रिपरेशन में। ऐसी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो आपको डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ यूपीएससी में डेफ़िनेटली मिल जाएगा। आपको बस रिलेट करने की ज़रूरत होती है। एक नॉवेल में पढ़ रहा था, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। यूजुअली किसी का सिक्का अगर कहीं अंधेरे में खो जाता है तो वो कोशिश करता है कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके उसको खोजे। सिक्का कहीं और गिरा था, लेकिन चूंकि वहां पर लाइट नहीं थी तो वो कोशिश भी नहीं करता है कि उस अंधेरे में उस सिक्के को खोज ले। वो कहाँ खोजने जाता है? जहां पर लाइट होती है। तो ये तो एक इजी ऑप्शन था, और क्या उसको सिक्का मिलेगा वहां पे? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बुक में जब ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपस से रिलेट करते हुए दिखेंगी। ये पढ़ाई के टाइम पर भी हम लोग हमेशा इजी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, या फिर कहीं पर भी हम इजी ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता अपना लेना चाहिए। वो डेफिनेटली हमें एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा, एक अलग ऊंचाई पर लेके जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ते टाइम पे। तो आप हैबिट डेवलप करो रीडिंग की। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने समझदार बनोगे। एडा लवलेस का भी यही कहना है। अगला जो पॉइंट है, यहां पर बात होती है परसिस्टेंस की। परसिस्टेंस में गांधी जी ये बोलते हैं कि परसिस्टेंट क्वेश्चनिंग एंड हेल्दी इंक्विजिटिवनेस आर द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर एक्वायरिंग लर्निंग ऑफ एनी काइंड। परसिस्टेंट रहने का मतलब क्या है? आपको पता है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा ट्रबलिंग तो है। यहां पर हो सकता है कि आप इस एग्जाम की तैयारी भले ही एक साल में कंप्लीट कर लो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ एक जेन्युइन रीजन के कारण ही सही, लेकिन हो सकता है प्रीलिम्स ना निकले। हो सकता है प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस कहीं पर कहीं फंस जाए। मेंस भी निकल गया, हो सकता है इंटरव्यू कहीं पर फंस जाए। लेकिन आप किसी भी स्टेज पर फेल होते हो तो आपको फिर से शुरू करना है, और फिर से शुरू करने के लिए उतनी ही मेहनत चाहिए जितना आपने पहली बार किया था। हो सकता है कि आप अब ज्यादा स्मार्ट हो तो एफर्ट थोड़ी कम हो, लेकिन परसिस्टेंस टूटना नहीं चाहिए। परसिस्टेंस अगर टूट गया आपका तो वो एग्जाम तो फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो परसिस्टेंस मतलब ये है कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। आपको इतना मेहनत हर साल करना है कि जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, हमें डट के यहाँ पर लगे रहना है। तो वो भले 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, या एक ही साल क्यों ना हो। एक साल इसलिए मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एक साल तो आप सिंपली पढ़ते हो। फिर उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के बाद भी आपको पढ़ना होता है, तो मेंस में भी आप 2 से ढाई महीने 3 महीने तक पढ़ते हो। उसके बाद अगेन आपका इंटरव्यू आता है, आप उसके लिए भी पढ़ते हो। अगेन ये जो पूरा प्रोसेस है ये अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 महीने का है। तो आपको परसिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगली क्वालिटी जो आपके पास होनी चाहिए वो है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना। नेल्सन मंडेला का बहुत फेमस कोट है ये कि एक्सरसाइज इज द की नॉट ओनली टू फिजिकल हेल्थ बट टू पीस ऑफ माइंड। मतलब कि फिजिकल हेल्थ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें बॉडी बनानी है, अपने डोले शोले बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, ये सब के लिए नहीं चाहिए। हमें अपने माइंड को पीसफुल रखना है। हमें जो भी पढ़ना है वो इतनी शिद्दत से पढ़ना है कि हमारी उसे ग्रास्पिंग पावर थोड़ी और बढ़ जाए। उन सब जगहों पर फिजिकल हेल्थ का सही बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको दो ही चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। एक तो आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना पड़ता है, और थोड़ी देर का टाइम आपको एक्सरसाइज में डिवोट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल फिट रहेगी। आप इतने भी ज़्यादा डिवोटेड मत हो जाओ कि आप 4 घंटे 5 घंटे जिम में बिता रहे हो और फिर आप पढ़ाई करने आ रहे हो। तो वो एम नहीं है इसका। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना कि आप बस स्वस्थ रहो। जितना स्वस्थ रहोगे उतनी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी आपकी। तो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना अगेन इज अ नीडफुल टास्क जो कि आपको करना चाहिए। अगली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है राइटिंग एबिलिटी की। देखो, राइटिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होते हो उतना ही अच्छा आप लिख सकते हो। एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम इज ऑल सब्जेक्टिव,
अब जब पूरा सब्जेक्टिव है तो जब तक आपको अपने अंदर की भावनाओं को शब्दों में बयान करने नहीं आएगा, आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी। और वो भी शब्दों में बयान करना ऐसा नहीं है कि आपके पास अथाह नॉलेज को अथाह पेपर में आप लिख सकते हो। हर चीज़ का एक लिमिट है। इस लिमिट में जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पर आती है आपकी राइटिंग एबिलिटी की असली पहचान। और यहाँ पर क्रिएटिविटी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। यहाँ पर एक कोट लिखी हुई है कि क्रिएटिविटी इज ए ड्रग आई कैन नॉट लिव विदाउट। मतलब क्रिएटिविटी के बिना आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकती है। आप क्रिएटिव होगे ना, तो एग्जामिनर भी आपको प्रेज करेगा। प्रेज कैसे करेगा? अच्छे मार्क्स देके। जब अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो आप इस एग्जाम में अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर सकोगे। यहाँ पर इसीलिए राइटिंग एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप भले ही एक आंसर लिखो, आप भले ही एक छोटा पैराग्राफ लिखो, बट लिखो जरूर कुछ भी, जिससे कि राइटिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव होती रहे। ये कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आपको बिल्कुल इनलाइटनमेंट होगा, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये होती है राइटिंग एबिलिटी। नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये धीरे धीरे चलेगा, आपको धीरे धीरे सिखाएगा। इसीलिए थोड़ा ही सही लेकिन रोज की जरूरत है इस राइटिंग एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है डेडिकेशन। यहाँ पर ब्रूसली का बहुत ही फेमस कोट मुझे बहुत पसंद है। ये बोलते हैं कि डेडिकेशन, एब्सोल्यूट डेडिकेशन इज व्हाट कीप्स वन अहेड, a sort of indomitable obsessive dedication and the realization that there is no end or limit to this, because life is simply an ever growing process, an ever renewing process। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो इनके लिए डेडिकेशन ही सब कुछ है। क्योंकि लाइफ में कोई भी एक स्टेज कांस्टेंट नहीं है। हमें हर लाइफ के हर मिनट हर सेकंड ग्रो करना होता है। और अगर उस ग्रो करने के पीछे हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं और कितने मेहनत से हमें फाइट करनी है, तो हम वो चीज अचीव भी तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए। और ये डेडिकेशन कैसा होना चाहिए? परसिस्टेंट डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज डेडिकेशन है लेकिन कल खो गया। साथ ही साथ डेडिकेशन जो है ना, वो अंदर से आता है। जब आपने एक बार अंदर से ठान लिया है ना कि इस एग्जाम को क्लियर करके ही रखेंगे, तो इट डज नॉट मैटर कि इसके लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, 4 साल लगता है। जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, आप डेफिनेटली इसमें लगे रहोगे। अगला जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल की। देखो, कम्युनिकेशन स्किल हमेशा ही वैसे तो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी लाइफ के पहलू में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्मार्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से एडाप्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर ब्रायन ट्रेसी का ये कहना है कि कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल और टाइपिंग। इफ यू आर विलिंग टू वर्क एट इट, यू कैन रैपिडली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। कम्युनिकेशन से ही पूरा लाइफ ड्रिवन होता है इनके हिसाब से। और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई माँ के पेट से सीख के आता है। वो अपने पूरे लाइफ टाइम पर इनके हिसाब से, जैसे बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं हम लोग, सिस्टम पर टाइप करना सीखते हैं, वैसे ही हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी सीख सकते हैं। हमें कैसे किसी से बात करना चाहिए। अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के हो या तो आपको लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता है, आप अपने ओपिनियन उनके सामने पेश नहीं कर सकते, तो इस एग्जाम की तैयारी आपने जिस दिन से शुरू की है उस दिन से आप ये भी ठान लो कि चूंकि इसका आखिरी पड़ाव इंटरव्यू पे जाके खत्म होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वहां पर आपका, और वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक की जाती हैं कि आप किसी भी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, अपने ओपिनियन को किसी के सामने कैसे रखते हो। इन सभी चीज़ों के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि आप अपना ओपिनियन सबसे पहले अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने भाई बहन के सामने, या फिर जहां पर भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ और उसमें क्या कमियां रह गई, लोगों से फीडबैक लेते हुए उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। यही है कम्युनिकेशन स्किल को मेंटेन करना। तो आप इस पे भी पूरा भरपूर जोर दीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर सबसे आखिरी जो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, हालांकि दिस इज़ नॉट द एंड, आपके पास इसके अलावा भी कई सारी अनलिमिटेड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट स्टिल इस लेक्चर के हिसाब से, इस सेशन के हिसाब से ये आखिरी क्वालिटी जो आपके लिए होनी चाहिए वो है सेल्फ बिलीफ। आपको अगर खुद पे बिलीफ नहीं है तो दूसरे आप पे कभी बिलीव नहीं करेंगे। तो जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं है ना, आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दलाई लामा का ये कहना है कि विथ रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, वन कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आपका एक सपना होता है कि आई विल चेंज द वर्ल्ड, आई विल चेंज दिस सोसाइटी फॉर गुड।
जब भी सर्विस में आएंगे हम लोगों का नज़रिया चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे वर्ल्ड को, इस ग्लोबल एरिना को आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपने कुछ इफर्ट्स के साथ, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको खुद पर बिलीव नहीं है। इवन इस एग्जाम के प्रीलिम्स क्लियर करने तक, या फिर कोई मॉक टेस्ट देने तक, या फिर किसी से बात करने तक, हर जगह आपका सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए किसी भी काम को करने का। एक बार आपने अगर अपने अंदर ये बिलीफ बना लिया कि दिस इज डूएबल, और वैसे तो एवरीथिंग इज डूएबल, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर अथाह अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो इसीलिए सेल्फ बिलीफ तो कभी भी खोना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ हो सकता है कि ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी बैकलॉग हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर अगर बिलीफ है, हो सकता है वहां पर कोई जेन्युइन रीजन हो, या फिर आपने सिंपली पढ़ाई ना की हो, लेकिन अब चूंकि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, आप जानते हो कि मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे, मैं अगर पढ़ूंगा ना तो ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा। ये जज्बात अगर है ना आपके अंदर, ये बिलीफ है अगर आपके अंदर, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप फिर पहुंच जाओगे बिल्कुल टॉप पे, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपके हिसाब से और कौन कौन से क्वालिटीज एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं। और इनमें से आप कौन कौन सी क्वालिटीज में लैक करते हो जिस पे आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, ये भी आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि जो ऐसे लोग थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या फिर ये लेक्चर देखने के बाद शायद डिमोटिवेट हो जाए कि अरे मेरे अंदर तो इसमें से 5 क्वालिटीज नहीं है, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, तो उनको ये सेंस ऑफ बिलीफ होगा कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सिचुएशन है, लेकिन सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।